नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में। तो आपको आज के कार्यक्रम की शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम जो होता है फ़ोन इन प्रोग्राम है और लाइव प्रोग्राम है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स 0755-266-0049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800-233-0040। तो दर्शकों, ये नंबर आपने नोट कर लिया है और अभी हम आपको विषय बताएंगे। विषय के मुताबिक आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई विचार हो तो वो आप साझा कर सकते हैं, और कोई जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, कोई जिज्ञासा है, आप उसको भी पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि हम सबसे पहले कार्यक्रम में जानते हैं आज की तिथि, तो आइए देखते हैं आज तिथि क्या है। तो दर्शकों, आज जैसा कि 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार का है, विक्रम संवत 2080 श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी की तिथि है आज। और आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो हो गई आज की तिथि, और अब हर दिन एक इतिहास के जो कुछ नए पन्ने हैं वो पलटना बेहद ज़रूरी है। आज के दिन का क्या इतिहास है, क्या है स्वर्णिम इतिहास के आज के पन्ने, चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। आज के इतिहास की बात करें तो आज 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की गई थी। और आज ही के दिन 2001 में शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे, और समूह 8 देशों का जेनेवा में सम्मेलन आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन की बात करें तो आज 2004 में शांति के लिए 1976 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बेटी विलियम्स मैक्सिको में आज ही के दिन गिरफ्तार हुई थी। 2005 में आतंकवादी होने के संदेह में लंदन पुलिस ने निर्दोष ब्राज़ीली नागरिक जीन चार्ल्स डे मैसेज को मार गिराया था आज ही के दिन। 2008 में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक बार अदालत में अपने खिलाफ लगे प्रतिबंधों हेतु पुनर्याचिका आज ही के दिन दायर की थी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी आज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। और 2009 में 22 जुलाई को ही सूर्य ग्रहण का 29वीं सदी का जो सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था वो आज ही के दिन हुआ था। और इसी के साथ 22 जुलाई को जो जन्मे लोग हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो आज जन्मे थे उनके बारे में बताना चाहूँगी कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश जी का आज जन्म दिवस है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे जी का आज जन्म दिवस है। विनायक राव पटवर्धन जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे, उनका भी आज जन्म दिवस है। और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री थे, उनका भी जन्म दिवस है आज। रीता बहुगुणा जो जोशी थी, प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ और 17वीं लोकसभा की सांसद थी, उनका भी आज जन्म दिवस है। हिम्मत शाह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार, उनका भी आज जन्म दिवस है। और सरदार तेजा सिंह जो कि पहली लोकसभा के सदस्य थे, उनका भी आज जन्म दिवस है। तो दर्शकों, ये थे आज के इतिहास के स्वर्णिम पन्ने जो आज हमने हमारे कार्यक्रम में पलटे, और आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, विचारों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर सुविचार जो कि सकारात्मक सुविचार हैं वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आज का सुविचार। तो दर्शकों, आज का सुविचार है कि न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम एक सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है। दर्शकों, ये था आज का सुविचार, और इस सुविचार के साथ ही जुड़ा है हमारा आज का विषय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज का विषय। आज का विषय क्या है? आज का विषय है राष्ट्रीय तिरंगा दिवस। क्या बात है। जी हाँ दर्शकों, आज हम राष्ट्रीय तिरंगा दिवस पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत भी स्टूडियो में हम बहुत ही विशेष बातचीत करने वाले, और हमारे इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यशवंत सिंह दरबार जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं सैल्यूट तिरंगा से। आप राष्ट्रीय संगठन पूर्व मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश शासन से हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता संगठन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार।
और दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमारा जीवन है वो जिनमें सकारात्मक विचारों के साथ साथ अगर कविताएं हों महत्वपूर्ण, वो भी संदेशप्रद कविताएं अगर आपके जीवन में हो तो वो कहीं ना कहीं आपको चार चांद लगा देते हैं आपके जीवन में। तो ऐसा ही हमारे साथ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि भी हैं जो कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कवि दिनेश प्रभात जी, और आप श्रृंगार रस के कवि हैं। आपकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना जो अमूल्य समय आपने दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका जी। MP नमस्कार। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बातचीत की कि आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है। आज हम हमारे भारतीय होने का जो गर्व है वो हम यहाँ पर महसूस करेंगे, क्योंकि हर दिन हम हमारे जो हिंदुस्तानी होने का जो हमारा जज्बा है वो बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। तो आज हम जो तिरंगा दिवस पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय तिरंगा दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि तिरंगा जब बना, जब हमारे देश में आज़ादी आई 1947 में 22 जुलाई को, आज ही के दिन तिरंगा दिवस की शुरुआत की गई, आज ही तिरंगे का अंगीकारित किया गया उसे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं हमारे साथ जो यशवंत सिंह दरबार जी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर ही रही हूँ आपका। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे तिरंगे की एक परिपाटी है कि हर साल हम तिरंगा दिवस मनाते हैं, तो हमारे सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि तिरंगा दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले दर्शकों को, पूरे देशवासियों को तिरंगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 जुलाई आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान सभा में तिरंगे को अपनाया गया था और तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और हमें ये आज़ादी से छुटकारा दिलाने का काम भी तिरंगे के नीचे हमारे जवानों ने किया, इसलिए तिरंगा दिवस मनाया जाता है। जी, तो एक इतिहास है और इसके पीछे का इतिहास ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश में दिया है, वो कम नहीं आंका जा सकता। बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के लिए दिया है। जो आज हम फ़ख्र से तिरंगा लहराते हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंग हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का जो योगदान है हमारे जीवन में, देश को स्वतंत्र कराने में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम गर्व से अपने तिरंगे को लहराने का दिवस मना रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम तिरंगे की बात कर ही रहे हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि इतिहास क्या है जो एक तिरंगा दिवस मनाया जाता है, उसके लिए क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं आप। 4 रंगों से बना यह तिरंगा भारत का राष्ट्रध्वज भी कहलाता है। सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था जी, जिसमें हरे लाल रंग की पट्टियाँ थी और ऊपरी पट्टियों पर कमल व नीचे की पट्टी पर सूरज चांद बनाए गए थे जी। उसके बाद दूसरा ध्वज 1907 में मैडम कामा द्वारा क्रांतिकारियों के बीच फहराया गया था जी। उसमें अलग अलग स्वरूपों में तिरंगे का स्वरूप बदलाव किया गया, परंतु 22 जुलाई 1947 को वर्तमान ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में यह ध्वज लहराया गया, जिसको पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, जो आंध्र प्रदेश से हमारे चित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। और ये जब से आज तक हम केसरिया सफ़ेद रंग और केसरिया सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी का ध्वज हर साल लहराते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बात बताई कि जो 4 रंगों से मिलकर ये जो हमारा तिरंगा बना है, इसमें केसरिया, सफ़ेद, हरा और ये जो नीला चक्र जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जीवन में आपको एक प्रेरणा देता है। इसके हर रंग में एक बात है, एक संदेश छुपा हुआ है। मैं आगे चर्चा करूंगी, हमारे साथ सुप्रसिद्ध कवि भी हैं और जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, और उनसे सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी दिनेश जी कि आपने जो अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, उसमें मैं सबसे पहले प्रश्न यही करना चाहूँगी कि क्या एक कवि की जीवन की शुरुआत होती है, कैसे आपने अपने जीवन में शुरुआत की कि मुझे कविताएं लिखना है, उसके तरफ कैसे रुझान बढ़ा आपका? पहले तो मैं एक बात आपको कह दूं जी कि कवि जो है बनता नहीं है कभी भी। जी। कवि बनना लगता है मुझे ईश्वर का कुछ उपहार लगता है। जी। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति बात करता है
लेकिन वो कवि नहीं होता। जी वो जो कवि होता है तो उसकी जो बात में थोड़ी सा कुछ दम लगता है, उसकी बात को माना जाता है, जी। उसकी बात दिल में उतरती है। और जब वो कविता के माध्यम से बात करता है तो उसको सबको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी बात है जो हमें मानना चाहिए। एक कोई अधिकृत व्यक्ति होता है समाज का, बहुत प्यारा कविता में बात करने वाला। जी तो दरअसल मैं कविता लिखना शुरू मैंने नहीं की, मैं दुर्घटनावश कवि बना हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई भी कविता से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से आपको बता देता हूँ कि मैं कविता से तो नहीं जुड़ा, जी लेकिन हमारे गांव में बहुत सालों से प्रसिद्ध रामलीला होती है। मैंने उसमें 12 साल तक काम किया, लेकिन जब मैं छोटा था तो 2 साल तक मैं सीता बना। उससे बड़ा हुआ तो 3 साल तक मैंने लक्ष्मण का रोल किया, और उससे बड़ा कॉलेज में आया तो मैंने 7 साल तक राम का रोल किया, राम की भूमिका निभाई। जी तो ये जो राम की भूमिका सबसे संवेदनशील होती है। जी लक्ष्मण शक्ति में उनकी क्या स्थिति होती है, सीता हरण जब होता है तो उनकी क्या स्थिति होती है। जी तो ये जो भावुकता मेरे जीवन में शुरू से है, बचपन से है, संवेदनशीलता। तो जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ होगा, जी। उसको कवि बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। गांव में था, 8वीं तक वहाँ पढ़ा। जी 8वीं के बाद गांव छूटा, नदी छूटी, मंदिर छूटे, दोस्त छूटे, पेड़ छूटे, खेत छूटा, जी। नदियाँ छूटी। जी जब ये सारी की सारी चीज़ें, गैया छूटी, सारे जो पशु होते थे घर में, गैया का बछड़ा रंभाता था, जी गैया उसको याद करती थी, बुलाती थी। ये सारी चीज़ें बहुत संवेदना से जुड़ी हुई थी। जी जब ये एक एक करके दूर हुई मुझसे और मैं 9वीं में अपने जिला राजगढ़ में पढ़ने के लिए गया, जी तो ये चीज़ें मुझे बहुत याद आती थी। माँ याद आती थी, जो तरह तरह की डिज़ाइन में रोटी बनाकर खिलाती थी। जी तो ये भावनात्मक वहीं से शुरू हुआ। जी ये बात अलग है कि बचपन में तो व्यक्ति छोटा होता है तो जिन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है उनकी याद आती है, जी लेकिन बिल्कुल। जैसे ही वो थोड़ा युवा होता जाता है तो उसका ये प्रेम बदलने लगता है। जी नए माहौल में नए दोस्त मिलते हैं, नए मित्र मिलते हैं। जी जब उससे उनका प्रेम होता है, उनके करीब आता है, तो वो कभी कभी उनके ऊपर भी कलम चलाता है। तो मेरा जीवन प्रेम से ही शुरू हुआ, जी गांव के प्रेम से शुरू हुआ। शहर में आकर शहर में जो लोग मिले उनसे प्रेमिल मेरे रिश्ते जुड़े जी। और मेरी कविताओं ने उनमें जन्म लिया। जी तो अब आपकी एक कविता हमारे दर्शकों को आप सुनाइए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और आपकी बहुत पसंदीदा कविता हो, उससे हम आपके कार्यक्रम के लिए शुरुआत करेंगे। अच्छा, देखिए, चूँकि बात तिरंगे की चल रही थी जी तो मैं चाहता हूँ कि ये कहीं से छूट नहीं जाए बिल्कुल। और कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई श्रृंगार का ही कवि हूँ। जी दरअसल मेरे 2 चरित्र हैं कविता में, जी एक प्रेम सर्वोपरि और एक राष्ट्र सर्वोपरि। बहुत बढ़िया। दोनों प्रेम से बहुत जुड़े बढ़िया। हुए हैं, और यदि देश से प्रेम करना किसी ने सीख लिया है तो वो सारी दुनिया से प्रेम करेगा। जी और प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। तो मैं पहले तुम्हें 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ये जी। तिरंगा आखिर कैसे लहराया हमारे देश में। जी कि लहू में देश जब डूबा, तिरंगा आज लहराया। जी लहू में देश जब डूबा, तिरंगा आज लहराया। युवा जब जुल्म से ऊबा, तिरंगा आज लहराया। वाह। और कभी अशफाक बिस्मिल की, कभी शेखर भगत सिंह की, बनी जब मौत महबूबा, तिरंगा आज लहराया। वाह बहुत। तो इस तिरंगे का बड़ा इतिहास है हमारे यहाँ पर। जी और आपका और चूंकि- आज जैसा कि राष्ट्रीय तिरंगा दिवस है और आपने अपनी जो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आपने हमारे दर्शकों को सुनाई, आगे मैं आपसे और चर्चा करूंगी। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ यशवंत सिंह जी दरबार हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि पहली बार जब तिरंगा लहराया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से कब फहराया गया था। सर्वप्रथम 1906 में जी कलकत्ता में फहराया गया था। जी जी तो एक भारतीय होने के नाते जो आपका जो एक रुझान है, जैसे आपने एक अपनी सैल्यूट, जैसा आपने बताया कि आप सैल्यूट के जो आपकी तिरंगा है उसके आप अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं,
तो किस तरह से आप कार्य करते हैं, आपकी जो सैल्यूट तिरंगा जो आपकी समिति है? सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जी और राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। जी पूरे देश में तिरंगे की पहचान जो नवयुवक हमारे जो हैं जो तिरंगे को नहीं जानते उनको तिरंगे की पहचान बताने का काम करता है जी। और सारे देशवासियों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम हमारा सैल्यूट तिरंगा करता है। और हम अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी ने 15 अगस्त को जी हम श्रीनगर के लाल चौक पे भी झंडा फहराने का कार्य कर रहे हैं और उसके लिए रैलियां पूरे देश में रैलियां निकल रही है, बाइक रैलियां भी निकल रही है। झंडे को लेकर पूरे देश भर में हम राष्ट्रवाद का जन जागरण करवाएंगे और झंडे को बिल्कुल झुकने नहीं देंगे, उठा नहीं देंगे। इस प्रकार का काम हमारा राष्ट्रवाद का काम पूरा कर रहे हैं। जी जी। तो दर्शकों, हमारे कॉलर भी हैं फ़ोन लाइन पर। जी, हमारे कॉलर है फ़ोन लाइन पर। हेलो, महेंद्र जी है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। राष्ट्रीय तिरंगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूरदर्शन परिवार को। हमारा क्वेश्चन ये कि जो अशिक्षित लोग हैं उसका वो तिरंगे का मान सम्मान नहीं करते, नियम पालन नहीं करते, जी तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि उसके क्या नियम और क्या पालन आदमी को करना चाहिए जी ताकि हमारे तिरंगे की शान बरकरार रहे। जी महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे यशवंत सिंह दरबार जी इसका उत्तर दें। जी। तिरंगे की आन बान और शान के लिए पूरे देशवासियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हम स्लम एरिया में भी और गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि तिरंगे को सदा हम ऊंचा उठाए रखेंगे, कभी उसके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। इसलिए पूरा हम गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं तिरंगे के लिए कि तिरंगे हमारा देश की आन बान शान का प्रतीक है और इसको कई बलिदानियों ने कुर्बानियाँ भी दी है तिरंगे के पीछे। इसलिए तिरंगा सबसे पहले हमें तिरंगों को अपनाना चाहिए और तिरंगा कभी भी केसरिया, सफ़ेद और हरा, केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए और कभी भी इसको गलत तरीके से नहीं पहनाया जाना चाहिए। और दूसरा, इस झंडे के ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए और इसको गलत तरीके से गलत जगहों पर नहीं फेंका जाना चाहिए। इसको फहराने के बाद मान सम्मान के साथ इसको रखना चाहिए। जी, तो आशा है महेंद्र जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आपको अपने राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करना है। किसी भी ऐसी जगह पर अपने राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने की स्थिति ना बने। आप सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय तिरंगे का ध्यान रखें, कहाँ पर इन चीज़ों को आपको रखना है, किस तरह से आपको इसको यहीं यहाँ वहाँ कहीं भी फेंकना नहीं है। बहुत सम्मानपूर्वक, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है, इससे ही हमारी गरिमा है और ये हमारे देश का गौरव है राष्ट्रीय तिरंगा। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ आज कवि महोदय भी हैं, प्रभात जी हैं। आपकी कविताएं हम सुने बिना नहीं रह सकते और कार्यक्रम ऐसा महत्वपूर्ण है, तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक और कविता अपनी बहुत सुंदर सी सुनाएं हमारे दर्शकों को। आपने आज के आयोजन को जी प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच में ऐसा गूथा है जी कि एक दिशा से दूसरी दिशा में आने में बड़ा थोड़ा सा समय लगता है। जी लेकिन फिर भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं श्रृंगार का कवि हूँ। जी मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ आपके सामने जी। कि आप जब संग संग होते हैं, कि आप जब संग संग होते हैं और एक एक पल पतंग होते हैं और आप पायल से जब खनकते हैं और स्वर मेरे जल तरंग होते बहुत हैं सुंदर। और आप पायल से जब खनकते हैं और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपकी ये रचना। और श्रृंगार रस के आप कवि हैं, लेकिन आप राष्ट्र भक्त भी हैं। एक बहुत अच्छी राष्ट्र के प्रति आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, बहुत सुंदर कविताएं आप लिखते हैं। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगी कि आप इनकी जो पत्रिका है गीत गागर, इनकी त्रैमासिक पत्रिका है जिस पर ये
इसको भी हर 3 माह में ये प्रकाशित होती है। आप इनके संपादक हैं और बहुत ही सुंदर इसमें सभी कवियों को लेकर और सभी रचनाओं को लेकर ये काम करते हैं। बहुत सुंदर इनकी ये कविताएं की किताब है और जो पत्रिका है आप ज़रूर पढ़ें। अब मैं आपकी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में भी जानूंगी, लेकिन जीवन में हर कवि, हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक ज़रूर होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में वो कौन सा पथ प्रदर्शक रहा है जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कविताओं के प्रति आपका जो रुझान है वो बढ़ा। देखिए, आपको एक बात बता दूं जी कि हर व्यक्ति का बचपन में कोई गुरु होता है जी जिससे वो कुछ सीख लेता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटकर रहा हूँ। जी क्योंकि जब हमने पढ़ना ही शुरू किया तो हम अपने पाठ्यक्रमों में तुलसी को पढ़ते थे, कबीर को पढ़ते थे, सूर को पढ़ते थे, मीरा को पढ़ते थे, जी फिर कभी सुमन जी को पढ़ते थे, कभी मैथिली शरण जी को पढ़ते थे। तो जब हम पाठ्यक्रम से गुजरते थे इतने लोगों से, जी तो बाल सभा होती थी, बाल सभा में भी हम इनकी रचनाएं पढ़ते थे। शुरू में जनगण मन गीत गाया जाता था तो उसको भी मैं ही खड़ा किया जाता था इसको पढ़ने के लिए। जी 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी तो वहाँ भी मैं नेतृत्व करता था। जी तो ये वंदे मातरम गीत भी मैं गाता था, जनगण मन भी गाता था, जी मैथिली शरण की पंक्तियाँ भी पढ़कर बाल सभाओं में पुरस्कार जीतता था। जी। ये सारे के सारे रचनाकार वो छंद से जुड़े हुए थे। छंद में लय होती है, गीत होता है। तो मेरे ख्याल से जो छंद का जो असर पड़ा है, मैं गीतकार यदि बना हूँ तो वो उन्हीं की वजह से बना हूँ। तो मेरा प्रेरणा स्रोत कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। जी जितने भी हमारे पूर्वज कवि हैं जो आज लोगों की ज़बान पर रटे जाते हैं, जिनके नाम हैं, जी आज भी जिनकी शिक्षा लेकर ही आदमी आगे बढ़ रहा है। जी वर्तमान में कवि बहुत मिलेंगे आपको, एक से एक चर्चित लोग मिलेंगे, लेकिन एक भी रचनाकार ऐसा नहीं मिलेगा जिनकी पंक्तियाँ हमारे देश के लोगों की ज़बानों पर रटी होती हैं। जी तो इसलिए हमारे मार्गदर्शक वही लोग हैं। देखिए, तुलसी थे, वो गंगा के घाट पर चंदन घिसते थे। कबीर थे, वो किसी ढेर पर पड़े हुए मिले थे। सूरदास थे, तंबूरा बजाते थे, आंखें उनके नहीं थी। मीरा थी, कृष्ण की मूर्ति को लिए फिरती थी, उनको जहर दिया गया। जी हमारे रैदास थे, वो जूती जोड़ते थे। जी तो इन कवियों का जो इतिहास रहा है वो आर्थिक संपन्नता से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, बिल्कुल वो मंच से जुड़ा हुआ नहीं रहा है। वो साधना के लिए साधना करते थे, गीत लिखते थे, समाज को सुधारने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए। आज का उद्देश्य नहीं था कि हम मंच पर जाएं, कभी हवाई जहाज में जाएं, कभी रेल में जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं, लिफाफे की मांग करें और कुछ तो भी सुनाकर हम मंच से लौट जाएं। कवि को इसलिए बिठाया जाता है मंच के ऊपर कि सारे श्रोता उनको बड़ा मानते हैं। जी जब बड़ा मानते हैं तो निश्चित ही वो समाज को एक दिशा देंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से। बहुत ही मंच महत्वपूर्ण कभी आपने भी बात कही। चुटकुलों का माध्यम नहीं होता, वो तो किताबों में भी पढ़ने को मिल जाएंगे। हमने अकबर बीरबल के भी पढ़े हैं। जी नोक झोंक तो कोई भी कर सकता है कहीं भी, बिल्कुल सही लेकिन बात। यदि आपको ऊपर बिठाया है तो उस मंच का सम्मान रखना कवि का धर्म है। जी तो इसको यदि बरकरार रख सके कवि, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपने यही बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आपने मैं बात यही कर रहा कही और एक बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी के लिए दिया है कि हमारा जो कर्तव्य है जब हम मंच पर जाते हैं तो और बढ़ जाती है हमारी एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, समाज के प्रति, कि हम एक कैसे व्यक्ति हैं और हम क्या संदेश दे रहे हैं समाज को, देश को। क्योंकि हम जैसे देश में रहते हैं उसमें अनेकों धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी की भावनाओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से बात करनी चाहिए, जो कि आपने बताया। बहुत सुंदर आपने बात कही। अब हम आगे चलते हैं और जैसा हम चर्चा कर रहे हैं तिरंगा दिवस पर, राष्ट्रीय तिरंगा दिवस 22 जुलाई को जो मनाया जाता है, आज हम हमारे स्टूडियो में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ यशवंत सिंह दरबार जी हैं। यशवंत जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो तिरंगे के 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और एक जो अशोक चक्र बीच में होता है, उसके महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। तिरंगे में 3 चौड़ाई की पट्टियाँ होती है, जी जिसमें ऊपर केसरिया रंग होता है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। जी क्या बात। बीच में सफ़ेद पट्टी होती है जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक होती है। जो सफ़ेद कलर होता है वो हमारा जो हरा कलर होता है वो हमारा हरित क्रांति का प्रतीक होता है। और जो चक्र होता है जिसमें 24 आरे होते हैं
जी वो हमारे देश को जो 24 घंटे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इसका बहुत बढ़िया है। 3 जी। पट्टियाँ, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और धम्म चक्र का महत्व यही है। जी, और इसका महत्व भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जीवन में हमें एक देशवासी होने के, देश का एक हिस्सा होने के नाते, एक देश का एक नागरिक होने के नाते हमारे तिरंगे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, किस तरह से हमें इसके महत्व को जानना चाहिए और इसके महत्व को और बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। प्रत्येक देशवासियों को तिरंगे के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं, जब भी हमें लगे कि हमारे को कैसा लगे कि जब भी तिरंगा, हम उसको सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं। और जब से सरकार हमारी अभी आई है, जब से उन्होंने ये घोषणा की है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराया जाए, तो जब से 15 अगस्त और 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहराने का हमें होना चाहिए, फहराना चाहिए। जी, हर देशवासी के दिल में जज्बा होना चाहिए देशभक्ति के लिए। बिल्कुल, इसी बात पर मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि जो हर घर तिरंगा वाला जो एक कभी आयोजन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके बारे में बताइए कि उसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों लेकर आए वो इस तरह से जो हर घर तिरंगा एक जो आयोजन किया गया था? वो तिरंगा का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए तिरंगा का आयोजन किया गया था जी कि हर देश के हर नागरिक को देशभक्ति की भावना से जागृत होना चाहिए। जी, इसी के कारण उन्होंने घर घर में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। बिल्कुल। और इससे एक चीज़ और मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुई है, क्योंकि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जो एक उत्सव की तरह हमने इसको मनाया, तो ये हमें राष्ट्रभक्ति से कहीं ना कहीं ओतप्रोत करता है और देश के प्रति हमारा सम्मान कितना होना चाहिए, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इससे प्रतीत हुआ। क्योंकि हमने देखा कि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया था कि आप हर घर तिरंगा लगाइए, घर घर तिरंगा लगाइए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हमारे हर देश के एक नागरिक को ये अनुभव होना चाहिए कि वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और झंडा जो तिरंगा है उनका, वो उनके देश की आन बान शान है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और एकता का प्रतीक है। जो कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा में आपने देखा होगा कि हर घर में तिरंगा आपको दिखा, ये पता चलता है कि हमारा देश एकता का प्रतीक है। और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ जो कवि महोदय हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वे अपनी एक बहुत सुंदर कविता रचना से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें लाभान्वित करें, ताकि आपकी जो कविताएं हैं वो भी लाभ ले सकें उसका। सुनीता जी, मैं एक रचना पढ़ता हूँ आपके सामने। जी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ श्रृंगार का ही कवि हूँ। जी मैं मंच पे जाता हूँ तो लोग कभी कभी मुझसे उन रचनाओं की भी फरमाइश करते हैं जी जो मैंने सेना के ऊपर लिखी है, जी शहीदों के ऊपर लिखी है। मैं वो रचना आपके सामने पढ़ता हूँ। जी। एक रचना गीत नहीं है, ये गज़ल है कि पर्वत की चोटियों पे तिरंगे की शान है, पर्वत की चोटियों पे तिरंगे की शान है, पर्वत की चोटियों पे तिरंगे की शान है, कह दो कि मेरे देश का सैनिक महान है, कह दो कि मेरे देश का सैनिक महान है। और पंक्तियां देखिए सर जी कि बेटे ने मेरे दूध का कर्जा चुका दिया, बेटे ने मेरे दूध का कर्जा चुका दिया, लिख लो ये हर शहीद की माँ का बयान है, लिख लो ये हर शहीद की माँ का बयान है। और जसवंत जी ये पंक्तियाँ भी देखिए कि घुसपैठियों की लाश को ओढ़ा दिया कफन, घुसपैठियों की लाश को ओढ़ा दिया कफन,
दुनिया में कौन हमसे बड़ा कद्रदान है, दुनिया में कौन हमसे बड़ा कद्रदान है, और सच के लिए चुना है शहादत का रास्ता, सच के लिए चुना है शहादत का रास्ता, पीछे हमारे इसलिए सारा जहान है, पीछे हमारे इसलिए सारा जहान है, और घुसने के पहले देश में 100 बार सोचना, घुसने के लिए देश में 100 बार सोचना, सैनिक हमारे देश का आला कमान है, सैनिक हमारे देश का आला कमान है। और ये भी आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जी। कि रखिए ज़बान बंद ये कानों को खोलिए, रखना ज़बान बंद ये कानों को खोलिए, पहले सा नहीं आज का हिंदुस्तान है, पहले सा नहीं आज का हिंदुस्तान है, और लिख लो ये हर शहीद की माँ का बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। एक ये जो संदेश है ना, इसमें एक जो आर्मी में जो एक सेवा में अपनी जो जनसेवा का भाव लेकर भर्ती होता है, उसकी भावनाओं का ये जो कविताओं में आपने चित्रण किया है, वो बहुत सुंदर चित्रण आपने हमारे जो दर्शकों के साथ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जो आज हम तिरंगा दिवस मना रहे हैं और हमारे साथ आज दिनेश जी भी हैं, और जो अपनी कविताओं के माध्यम से हमें ओतप्रोत कर रहे हैं और देशभक्ति के बारे में हमें और ज़्यादा एक सम्मान प्रतीत होता है। अभी बात हम यहीं पर थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, लेकिन हम आपको अब ले चलते हैं पर्यटन पर और देखते हैं कि पचमढ़ी की वादियाँ इस समय बारिश के समय कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आइए देखते हैं। क्या बात है। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहाँ से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती हैं तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील
पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाणकालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो दर्शकों, देखा आपने आज पचमढ़ी का जो हमने दृश्य देखा, वो बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप ज़रूर जाइए और इस समय का जो आप लुत्फ़ है वो ले सकते हैं। वहाँ जाकर आप जो सुरम्य प्राकृतिक वातावरण है वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत शांति देगा। आप ज़रूर, आपके जो वीकेंड्स हों उसमें ज़रूर जाइए पचमढ़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हम तिरंगा दिवस, राष्ट्रीय तिरंगा दिवस पर बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ यशवंत सिंह दरबार जी हैं। तो यशवंत जी, अब मुझे आप ये बताइए कि जो तिरंगा जो दिवस मनाया जा रहा है, तिरंगे का ध्येय वाक्य क्या है, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, तो मैं आपसे आगे बात करूंगी। जैसे कि तिरंगे के 3 रंगों के बारे में आपने बताया, और उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि तिरंगा फहराने के जो नियम हैं वे क्या हैं, वो हमारे दर्शकों को बताया। तिरंगे को हमेशा केसरिया रंग उसके ऊपर होना चाहिए जी सफ़ेद, और तिरंगे को सम्मान के साथ पोल के ऊपर लगाकर जी और रस्सी के साथ बांधकर उसको 15 अगस्त को हम फहराते हैं जी और 26 जनवरी को भी इसी प्रकार फहराते हैं कि उसका सम्मान किया जाए। जी। और फहराने के बाद शाम को सुबह तिरंगा फहराते हैं और शाम को सूर्यास्त के पहले उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ये नियम है, उसका सम्मान है तिरंगा का, इसलिए इस प्रकार के नियम हम जारी रखते हैं। जैसे स्कूलों में भी हमने देखा बचपन में कि हम तिरंगा फहराते थे तो शाम को सूरज ढलने के पहले उसको उतार लेते थे, बाकायदा उसकी घड़ी करते थे, उसको सम्मान पूर्वक व्यवस्थित जगह पर रखते थे। जी बिल्कुल। और जो आपने अभी बताया कि किस तरह से मतलब तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो जो अशोक चक्र जो तिरंगे में होता है उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया आप। सम्राट अशोक ने अशोक चक्र उनके ज़माने में बना था और उसमें 24 आरे होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश हमारा आगे बढ़ता रहे और खुशहाल रहे। इस प्रकार वो 24 जो आरे होते हैं वो 24 घंटे का प्रतीक होते हैं, जो रेगुलर चलता रहे, देश हमारा आगे बढ़ता रहे, उसका प्रतीक होता है। जी जी। तो दर्शकों, हमारे साथ प्रभात जी भी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं आप हमारे साथ। तो अब मैं आपकी कोई एक बहुत प्रसिद्ध रचना वो सुनना चाहूँगी, हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं, जो कि बहुत ही पसंद की गई हो आपकी दर्शकों के बीच में। सुमिता जी, बरसात का मौसम है जी, और मेरी एक किताब है झमाझम बारिश में जी, उसकी सारी रचनाएं बरसात के ऊपर हैं। जी, मैंने बताया था ना कि इसको कि नीरज जी ने लोकार्पित किया था, जी, उन्होंने भूमिका लिखी है, उन्होंने ऊंचा हाथ कर कर के इसका लोकार्पण किया था। जी, ये वो किताब थी जो जिसका लोकार्पण हिंदी भवन में हुआ था। हिंदी भवन बहुत बड़ा सभागार है जी, और जब वो लोकार्पण कर रहे थे नीरज जी, तो इतनी भीषण बरसात हो रही थी कि इधर के लोग, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते थे, अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते थे। तो उस समय ये किताब का जो शीर्षक है और ये जो रचना है ये बिल्कुल एकाकार हो रही थी।
पूरी की पूरी आयोजन। जी। मैं वो रचना पढ़ रहा हूँ आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि बुलाया प्यार से तुमने जी। तो सर के बल चला आया, वाह। कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चला आया, और सुहानी झील की हर छोड़ कर हलचल चला आया, और बता दो सिर्फ इतना किस जगह पानी बरसना है, मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चला आया, वाह। मैं बहुत अपने बढ़िया। ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चला आया। और ये मैं एक हिंदी की गज़ल पढ़ रहा हूँ आपके जी। सामने। तो अब मैं आपकी जो कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी और उसका इतिहास आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कृपया आप आपकी जो पुस्तक है उसके पहली जो पुस्तक है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम पहली किताब है मेरी लहर ढूंढता हूँ। जी। ये 88 में प्रकाशित हुई थी, जी। और 88 में प्रकाशित हुई थी इसका मतलब यह है कि मैं 65 से मैंने लिखना शुरू की थी। मैं जी। जब 10 साल का था तब मेरी पहली रचना आई थी। तो 10 के बाद में जो भी 88 के बीच में अवधि निकली है, ये उसी में वो रचना लिखी गई थी। आप ये मान के चलिए, जी। लहर ढूंढता हूँ। जी। ये मेरी अभी तक की जितनी भी 9 किताबें हैं, 9 किताबें, इसमें से मैं कुछ 4-5 मेरे पास है। देखिए, ये आए हैं तो काटेंगे, ये एकदम मेरी अभी 3-4 महीने पहले आई हुई किताब है। जी। आए हैं तो काटेंगे मेरा एक बहुत चर्चित मुक्तक है पूरे देश में, हर कवि पढ़ते हैं इसको, जी। हर संचालक पढ़ता है, और खूब उनको तालियां भी मिलती हैं कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, वाह। और मन के सूने आंगन में बहुत बढ़िया। यदि आज खटाबन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, बहुत बढ़िया। कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जी। मुझे वर्षा प्रेमी कवि भी कहा जाता है, जी। क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जो अभी चल रहा है। मुझ पर बहुत असर करता है, जी। और मेरी रचनाएं फूटने लगती हैं। जैसे बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं, या झीलें तरंगे मारने लगती हैं, खेत पानी पानी हो जाते हैं। जी। मैं वर्षा को हमेशा सकारात्मक ढंग से देखता हूँ। जी। मैंने आपकी एक पुस्तक हरसूद पर भी देखी हाँ, है। हाँ, वो भी उस मेरे पर पास। भी मैं चाहूँगी कि वो जो आपकी जो कल्पना थी, उसकी जो आपकी कविताएं हैं वो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध थी और बहुत पसंद की गई थी। उसके इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपके हरसूद पर आपने जो कविता लिखी उसका क्या एक इतिहास रहा है, वो बताएं दर्शकों को। सुमिता जी, ये मेरी बहुत छोटी किताब है, 9 किताबों में से ये बहुत हल्की फुल्की, लेकिन ये देश में सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाली किताब थी। जी। और चूंकि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई थी, जी। हमारे घर में पानी घुस जाता है तो हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन यदि पूरा शहर डूब जाए, उसके आसपास के गांव डूब जाएं, उसकी संस्कृति नष्ट हो जाए, उसमें बच्चे यदि स्कूल गए हों तो वो बच्चे फिर वापस घर नहीं लौट सकें, रक्षाबंधन पर अगर बेटी गांव आ रही हो तो पता पड़ा कि उसका मायका छिन जाए उससे, मंदिर हैं तो वो डूब जाएं, घर में कोई रहने के लिए नहीं हो, ऐसी पीड़ा इस किताब के भीतर दोहों के माध्यम से है। जी। विनय उपाध्याय हरसूद के भांजे हैं, जी। कला समीक्षक हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, जी। कवि भी बहुत अच्छे हैं। ये उनको समर्पित रचना किताब है, छोटी सी। जी। और चूंकि उनके मामा हैं वहाँ पर, तो देखिए मैंने इसमें वही लिखा है कि छुट्टी लगते ही उधर क्या उठते थे पाँव, कि छुट्टी लगते ही उधर क्या उठते थे पाँव, और अब की नहीं बुलाएगा वो मामा का गांव। वाह। वाह। तो वो मामा का गांव छिन गया है। तो इसमें सारी संवेदनाओं से भरे दोहे हैं, उस बांध में कैसे घर डूबे, क्या क्या स्थितियां सारी की सारी पैदा हुई। ये इस किताब की खूबसूरती ये है कि जब इसका लोकार्पण हुआ था, इसमें सारे हरसूद के लोग थे, सारे खंडवा के लोग थे, जो छोड़ छोड़ के भागकर कोई भोपाल बसा, कोई छनेरा बसा, कोई खंडवा में बसा, और उसमें अनुपम मिश्र का भी आना तय हुआ था। हालांकि किसी कारण से वो नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, डॉक्टर श्रीराम परिहार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जी। विजय मनोहर जिन्होंने पूरी शूटिंग की थी उसकी, डूब के आयोजन की, वो भी वहाँ पर थे। विनय उपाध्याय उसका संचालन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हाल में जो कुर्सी लगाने वाला व्यक्ति था, उसने
मुझसे पूछा, क्योंकि मैं पहले पहुंच गया था, मेरा आयोजन था, जी कि सर ये आयोजन किसका है और ये जो किताब लिखी है ये मुझे मिल सकती है क्या, और मेरा मन है कि मैं इस जी, आयोजन जी। को पूरा सुनूं, तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी क्या। जी उसको ये पता नहीं था कि इस पुस्तक का रचनाकार मैं ही हूँ और जी। ये मेरा आयोजन है। जी तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम पूरा आयोजन भी बैठकर सुनना और तुम्हें किताब भी मिलेगी और वो रचनाकार मैं ही हूँ। जी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी जी जी। ये बड़ा भावुक एक दृश्य था, बहुत जो ही शायद मैं भी नहीं रोक पाया। मार्मिक जो दृश्य होगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों चलिए एक और जगह हम आपको लेकर चलते हैं पर्यटन पर। आइए देखते हैं। झाबुआ, सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड झाबुआ। निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं, जो यहाँ तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहयान द्वारा इसी को भीलमान भील कहा गया है। ये सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदंती इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा, परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे
धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए। आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख। तो दर्शकों, हमने देखा अभी कि झाबुआ की लोक संस्कृति, कला, रहन सहन किस तरह से था वहाँ का, उस प्राकृतिक जो वातावरण को महसूस किया। आप कभी झाबुआ जाएं तो उन सुरम्य वादी में घूमकर ज़रूर आइएगा, जो आपको हमने हमारे कार्यक्रम में दिखाए। अब आगे बढ़ते, जैसे आज हम तिरंगा दिवस पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ प्रसिद्ध कवि भी हैं दिनेश प्रभात जी, जिनकी बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनी। अब हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे यशवंत सिंह जी कि किस तरह से एक आम नागरिक को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है और देश के 75 साल में वीरों ने हमें कोई आँच नहीं आने दी और तिरंगा स्वतंत्रता का अभिमान है और हम पूरे देश में भाईचारे और सौहार्द से रहते हैं। इसके पीछे तिरंगा का बहुत बड़ा हाथ है और तिरंगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा है। जब भी कोई खेल होता है, जब भी कोई होता है, तो जब खिलाड़ी दूसरे देशों में तिरंगा लेकर दौड़ता है तो हमारे दिलों में भी एक जज्बा होना चाहिए तिरंगे के प्रति कि भाई हम भी तिरंगे का हमेशा सम्मान करें और उसके प्रति जवाबदारी जी निभाएं और देश का नागरिक बनने की कोशिश करें। जी, बहुत सुंदर। और जैसा कि हमारे साथ दिनेश प्रभात जी हैं और हम उनसे चर्चा कर ही रहे हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। सुमिता जी, बचपन से लेकर अभी तक जी मैं पुरस्कार और इनामों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ। ये बड़ों का आशीर्वाद रहा है, माँ सरस्वती की कृपा रही है। मेरे जो गुरुजी रहे हैं, जितने भी रहे हैं विद्यालयों में, कॉलेजों में, सबका प्रेम रहा है, तो इसने मुझे प्रोत्साहन बहुत दिया। जी। और छोटे मोटे तो मिलते रहे हैं, लेकिन मैंने कारखाने में काम किया है HEG मंडीदीप में जी। और वहाँ तो श्रमिक कहलाते हैं कारखाने में काम करने वाले, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। मैं वहाँ जनसंपर्क अधिकारी रहा, वहाँ एक लेखा अधिकारी भी रहा हूँ। लेकिन मुझे वहाँ का मध्य प्रदेश का श्रम कल्याण मंडल का श्रमिक साहित्य पुरस्कार होता है बड़ा, वो मुझे मिला जी। बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके बाद तो फिर अभी मुझे अपने डॉक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन का पुरस्कार मिला। उसके बाद में मुझे ये संपादक के रूप में साहित्य रत्न का पुरस्कार मिला है। आस्था साहित्य संस्थान अलवर का त्रिवेणी, बहुत लंबे 150-200 पुरस्कार होंगे कम से कम। लगभग 150 से 200 पुरस्कार आपको दिनेश प्रभात जी को प्राप्त हो चुके हैं और हमारी पूरी दूरदर्शन टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन पुरस्कारों के लिए। और अब जैसा कि समय हो चला है, अंतिम समय अभी 25 तारीख को भी ये जो ये किताब है आए हैं तो काटेंगे। ये सम्मानित हो रही है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से। मुझे डॉक्टर राजेंद्र अनुरागी डायरी पुरस्कार मिला है इसके ऊपर। जी, बहुत सुंदर। इसकी मिठाई भी मैं आप सब लोगों को खिलाऊंगा। जी बिल्कुल। और इन शुभकामनाएं आप सभी को। और अब जैसा कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारियां पहुंचाएं और विषय से संबंधित जानकारियां दें, तो चलते चलते जैसा कि आज राष्ट्रीय तिरंगा दिवस है, तो आप हमारे जो युवा आपको सुन रहे हैं यशवंत जी, मैं चाहूँगी एक छोटा सा संदेश आप उन्हें दे दें। युवाओं को विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, ये संदेश है। और युवाओं से यही संदेश है कि आजकल के युवाओं को जानना चाहिए राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए और राष्ट्रभक्त के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी। और हमारे साथ आप भी हैं, मतलब प्रभात जी भी हैं, आप भी बहुत संकुचित शब्दों में अपना एक संदेश हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, निकल कर बंद कमरे से खुले में घूमना सीखो। जी। निकल कर बंद कमरे से खुले में घूमना सीखो, लचीली टहनियाँ बनकर हवा में झूमना सीखो। इसी की गोद में तीरथ, इसी के पाँव में जन्नत। सपूतों आज धरती के चरणों को चूमना सीखो, सपूतों आज
धरती के चरणों को चूमना सीखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस कविता के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज हमने मनाया राष्ट्रीय तिरंगा दिवस और बहुत सुंदर कविताओं के साथ आज हमारे साथ थे दिनेश प्रभात जी। और मैं एक अंतिम पंक्तियां जो हमारे आज के कार्यक्रम का सुविचार था उन्हें फिर से दोहराना चाहूँगी कि न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। वाह जी। वाह। तो दर्शकों, बढ़िया, बढ़िया, आज का बढ़िया। कार्यक्रम आपको कैसा लगा और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चर्चा खेती किसानी की,